नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने लगाई परिसीमन पर रोक, आपत्ति दर्ज करवाने वाले पार्षदों में हर्ष। महिला से दुष्कर्म की शिकायत पर अधिवक्ता और तथाकथित अधिवक्ता पहुंचे जेल। 7 दिन से लापता महिला का मिला मैग्नीज खदान में शव, तिरौड़ी के सीतापटोर की घटना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर के अलग अलग स्थानों पर शुरू हुआ मेला, रामपायली मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। शहर में भूमि पूजन बना मजाक, 1 वर्ष में आधा दर्जन से अधिक सड़कों का भूमि पूजन नहीं हुआ शुरू का। नगर पालिका परिषद वारासिवनी के पार्षद संदीप मिश्रा का 3 महीने में भाजपा से हुआ मोह भंग, कांग्रेस में फिर हुए शामिल। पति पत्नी के बीच हुआ विवाद, पति ने कर दी पत्नी की हत्या, बैहर के रामाटोला की घटना। एग्री ऐप मैदान में हो गया फेल, किसानों के पास नहीं एंड्रॉइड मोबाइल और ना ही नेट की सुविधा। डाइट के छात्रावास में गंदगी का अंबार, छात्रों ने लगाया प्रबंधन पर आरोप। और सोसाइटी में हर स्थिति में मिले खाद, कलेक्टर दीपक आर्य ने दिया निर्देश, परसवाड़ा के किसानों की शिकायत पर हुआ अमल। और अब खबरें विस्तार से। आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा वार्ड का परिसीमन किया जा रहा था, जिस पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा रोक लगा दी गई है। परिसीमन के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने वाले पार्षद शफकत खान बताते हैं कि यह परिसीमन न होकर वार्डों का विभाजन है, जिसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं, हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंदौर खंडपीठ ने, इंदौर हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में शासन के लाया है और इस पे स्थगन दिया है। उसका कहना यह है कि वर्तमान में जो परिसीमन हो रहा है वो परिसीमन नहीं हो रहा है, ये वार्डों का विभाजन कर रहे हैं। वार्डों का विभाजन एक अलग चीज़ होती है, परिसीमन एक अलग चीज़ होती है। परिसीमन ये है कि जहाँ अगर जनसंख्या कम है तो उसका विस्तार करना, और वार्ड विभाजन ये है कि पूरे क्षेत्र का नक्शा बदलना है। तो जो वर्तमान में प्रोसेस बालाघाट में चल रही है वो पूरे क्षेत्र का नक्शा बदला जा रहा है। ये वार्ड विभाजन हो रहा है, ये परिसीमन नहीं हो रहा है। तो आपने आपत्ति दर्ज कराई थी, किस लिए दर्ज कराई थी? नहीं, अभी राज्यपत्र में प्रकाशित हुआ था, उस पर हमने आपत्ति दर्ज कराए हैं। आपत्ति का क्या निराकरण होता है, क्या नियम, उसका रास्ता देख रहे थे। नहीं तो हम भी जबलपुर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे वार्डों के विभाजन को लेकर। हाँ। नगर पालिका के पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा बताते हैं कि उनके द्वारा भी इस परिसीमन का विरोध में आपत्ति दर्ज कराई गई है। उनके अनुसार जनगणना के आधार पर वार्ड का परिसीमन होता है। 2010 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में जनगणना होना है, जिसके बाद ही वार्डों का परिसीमन किया जा सकता है। ये मतलब इनने जो परिसीमन किए, परिसीमन नहीं, हम पहले से बोल रहे थे कि परिसीमन नहीं है, वार्डों का विभाजन है और वार्डों को काटा छाटा गया है, परिसीमन नहीं किया गया है। अच्छा, परिसीमन का आधार है जनसंख्या, और जनसंख्या भी मतलब जनसंख्या जो जनगणना होती है वो हर 11 साल में होती है। अब 2021 में होना चाहिए, 2021 में होने के बाद ही परिसीमन हो। तो ये गलत तरीके से कर रहे थे। हाँ, ये गलत तरीके से, ये 2014 की जनसंख्या के आधार को 10% बढ़ा के कर रहे थे, जिस पे हमने आपत्ति दर्ज करी थी। और आपत्ति का निराकरण तब कब होता है कब नहीं, उसका तो गारंटी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में परिसीमन पर स्टे लगा दिया, कितनी बड़ी राहत की खबर है आप लोगों को? अच्छा हुआ। 2021 के बाद में अगर परिसीमन होता और चुनाव होते तो वो ज़्यादा बेटर है। अभी राहत ठीक है कि मतलब वार्डों का विभाजन ना होते हुए जैसा खंडपीठ ने दी है हाईकोर्ट में, वो सही है। परिसीमन पर इंदौर खंडपीठ द्वारा रोक लगाए जाने के विषय पर एसडीएम केसी बोपचे बताते हैं कि जैसे ही उन्हें न्यायालय के आदेश मिलेंगे उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में परिसीमन का प्रकाशन किए जाने के बाद 1 महीने तक दावे आपत्ति का समय रखा था। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक दावे आपत्ति लगाई गई थी। शहर के भीतर आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा बीते
1 वर्ष पूर्व 1 दर्जन से अधिक सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन करवाए गए। समय बीत गया लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 4 में दिखाई दिया, जहां के पार्षद अपने वार्ड वासियों के साथ जिला प्रशासन के समक्ष भूमि पूजन हो चुकी सड़कों के निर्माण के लिए गुहार लगाने पहुंची, जिन्होंने अपनी व्यथा कुछ इस तरह से बताई। सर, हमारा क्या है, भूमि पूजन हो चुका है, 1 साल हो गया लेकिन रोड अभी तक बनी नहीं। क्या परेशानी आ रही है उससे? परेशानी है सर, अभी रोड तो बन रहा है लेकिन दूसरे जगह की रोड बन रही है जहाँ भूमि पूजन नहीं हुआ है। अच्छा, आपकी वार्ड की बात है क्या और अन्य जगह भी ऐसी? अपने वार्ड की बात है, वार्ड नंबर 4 कनाटो। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कि सर जिस रोड का भूमि पूजन हो चुका है वो रोड पहली बननी चाहिए, उसके बाद फिर दूसरी रोड बनी। सर 1 साल से नहीं, 25 सालों से नहीं बना। जहाँ के वहीं मतलब बरसात में आने जाने में इतनी परेशानी होती है कि जो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो पूरे गिर जाते हैं। उनके पास एक ही ड्रेस होती है, उसी को पहनते उसी को धोते। फिर परेशानी ये है कि रोड बननी चाहिए, रोड नाली बननी चाहिए। नहीं तो आंदोलन करेंगे आप लोग? जी सर, और चुनाव के समय चुनाव का बहिष्कार, कोई वोट नहीं देगा हमारे वार्ड से, ये हमारे सभी वार्ड वासियों का कहना है। यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय के पास इसलिए आए थे कि हमारे वार्ड क्रमांक 4 में लगभग 4 रोड ऐसी है जिसकी निविदा पिछले 1 वर्षों से लगी हुई है, और यहाँ तक कि भूमि पूजन भी हो चुका है। भूमि पूजन होने को पिछले विधानसभा के आचार संहिता लगने के 1-2 दिन पहले 3 तारीख को किया गया, जिसके बाद अभी तक ना ठेकेदार ने काम किया न कोई वहाँ पर आया, और इतनी जर्जर हालत में रोड है कि कम से कम 15 वार्डों का पानी उस नाले में आता। नाला किनारे से पूरी बस्ती बसी हुई है, जो कि प्रत्येक वर्ष इतनी ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है पानी की वजह से कि सीमेंट रोड बनना अति आवश्यक है। अच्छा, क्यों नहीं बना पा रहे हैं, क्या वजह लगती है? अब मैं तो ये नहीं जानती अध्यक्ष जी चाहे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी तो मांग ये है कि मैं अपनी जनता के साथ हूँ, और जनता की तरफ से मेरी जो रोड स्वीकृत है वह रोड का काम अतिशीघ्र हो जाए। आपको बता दें कि यह हाल अकेले वार्ड नंबर 4 का नहीं है। अगस्त के महीने में वार्ड नंबर 11 में भी सड़क निर्माण के लिए बाकायदा भूमि पूजन करवाया गया। 3 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं हो सका। ऐसी ही व्यथा वार्ड नंबर 11 के पार्षद रामलाल बिसेन ने बताई। परिषद में भी ये मुद्दा उठाया था कि 1 साल पहले मेरे वार्ड नंबर 11 में सीसी रोड का सीसी नाली का भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन आज तक वो काम चालू नहीं हुआ। लेकिन मेरे को परिषद में ये आश्वासन दिए थे सीएमओ साहब ने, इंजीनियर साहबों ने और यहाँ के ई साहब ने कि 10 दिन के अंदर हम ये काम चालू करवा देंगे, लेकिन आज तारीख तक काम चालू नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आज अभी 3 दिन या 4 दिन से सीएमओ साहब भी अभी बालाघाट में नहीं है, नगर पालिका में अध्यक्ष महोदय भी नहीं है। जब ये कल आते हैं तो मैं तत्काल इनसे बात करूंगा और काम चालू करवाने के लिए बोलूँगा, और ऐसी स्थिति में अगर काम चालू नहीं होता तो मैं कलेक्टर साहब के पास ये आवेदन लेके जाऊँगा और उनको शिकायत करूँगा। सर, ये बताइए क्या परेशानी जा रही है अभी वहाँ से? परेशानी ये जा रही है कि जितने लोग भी 300 से 400 लोग मेरे वार्ड के वहाँ पर निवास करते हैं, और ये 1500 मीटर की नाली है, उसमें कम से कम वो लोग जब भी वार्ड में जाओ तो जनता यही बोलती है कि भैया 1 साल पहले नाली आपने चालू किए थे लेकिन आज तक काम चालू नहीं हुआ। और ये स्थिति ये है कि मैंने नगर पालिका में इंजीनियर को, सीएमओ साहब को, सभी लोगों को बोला कि भैया ये काम चालू कर दो, लेकिन आज तक वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा कि हम जितने भी आने घर आ रहे हैं वहाँ के हर एक व्यक्ति को लेके एक आंदोलन करेंगे और कलेक्टर साहब से मिलेंगे जाके कि काम चालू करो, अन्यथा या फिर वो ठेकेदार का टेंडर निरस्त किया जाए। कुछ ऐसे ही हाल शहर के काली पुतली चौक से रानी अवंतीबाई चौक तक है। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सड़क के बीच डिवाइडर बनाए जाने का भूमि पूजन लगभग 2 साल पहले किया जा चुका है, जिसका निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हो सका। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि नगरपालिका परिषद में भूमि पूजन तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन निर्माण कार्य के लिए वार्ड पार्षद और जनता को लंबा इंतजार करना पड़ता है। परसवाड़ा क्षेत्र की अधिकांश सोसाइटियों में रबी की फसल के लिए खाद और बीज उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र के किसानों ने कुछ दिन पहले जिला मुख्यालय पहुंचकर इस बात की परेशानी बताई थी। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि उनके द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। कृषि उप संचालक को निर्देशित किया गया है कि कहीं भी रबी की फसल के लिए खाद बीज की कमी ना हो और किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए। इस संबंध में मेरी चर्चा हुई है डीडीए से।
उनका कहना है कि उठाव जारी है, सोसाइटी निरंतर उठाती जा रही है और यदि किसी विशेष सोसाइटी का मामला है तो उस पर जैसे ही कमी आती है तो उसमें पहुँचाया जा रहा है और समीक्षा मेरे द्वारा से की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगी किसानों को समय पर बीज उपलब्ध हो जाए। सर, मैंने जब किसान सोसाइटी वालों से बात किया तो सोसाइटी वालों का कहना है कि हमें ऐसे कोई आदेश नहीं आया कि हमें बीज लेना है। नहीं, ये ऐसा संभव नहीं। सोसाइटी का आदेश का पार्ट नहीं, जैसे ही ये एक प्रक्रिया का पार्ट है। जैसे ही रबी का सीज़न आता है तो सोसाइटी वालों को अपने आप ही बीज उठाने हैं। बस वो इस शर्त पर कि भाई एक ही स्थिति होती है, यदि बीज उपलब्ध डबल लॉक में उपलब्ध नहीं है तब वो बोला जा सकता है, वरना अब चूँकि डबल लॉक बीज उपलब्ध है सोसाइटी को निर्देशित किया जाएगा कि वे जल्दी से जल्दी उठाएँ और किसानों को बीज उपलब्ध करवाएँ। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने खरगोन जिले की मैसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का सिंगल सुपर फास्फेट 16% अमानक स्तर का पाए जाने के कारण कंपनी का उर्वरक विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट 16% का प्रदेश में विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है। कंपनी के उत्पाद सिंगल सुपर फास्फेट 16% के 2 नमूने अमानक स्तर के पाए गए थे। विभाग द्वारा दोनों नमूनों का सागर स्थित गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया। यहाँ ये नमूने अमानक स्तर के पाए गए। इसके बाद कंपनी की अपील पर राज्य के बाहर की प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण करवाया गया। उसकी जांच रिपोर्ट में भी नमूने अमानक स्तर के पाए गए। जिले की शिक्षा समिति द्वारा बैठक आहूत की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, उपाध्यक्ष अनुपमा नेताम, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें जिले के भीतर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर लंबे देर तक चर्चा हुई। इस दौरान मुख्य रूप से स्कूलों की स्थिति और उसमें शिक्षकों की कमी मुख्य मुद्दा बना रहा। जिनमें टेंडर निगम को नहीं, तो फिर पूरा लेटर आ गया। तो ये बताइए, अपन ने आमाटोला ददिया, मीरेगांव, छिंदलई, वो तो पहले का है। मैं बता रही हूँ, देखो अपन ने 30 से 35 स्कूल के स्वीकृत दोनों एक ही जिले में 342 लोग आए हैं और हमारे यहाँ से जो जाने वाले हैं उनको 70 लोग हैं। हाँ, तो मतलब हमारा जो एजुकेशन आज शिक्षा समिति की बैठक MLB में यहाँ रखी गई है। जैसे इस पे तो मेन समस्याएं थी, जैसे अभी यहाँ पर शिक्षकों की बात है। जैसे मैं जनजाति विभाग से आती हूँ, मैं खुद ट्रैवल हूँ और बैहर विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ, तो वहाँ पर अधिकतर शिक्षकों का अभाव है। जो अधिकतर स्कूल है वो अतिथि शिक्षकों के माध्यम से संचालित है, तो ऐसे जगहों पर शिक्षकों की भर्ती की जाए, ये विशेष मांग है। और जैसे अतिथि शिक्षक जहाँ पर अभी पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को साल भर से अभी उनका पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। तो आप बताइए कि जो शिक्षक बिना पेमेंट के काम करेंगे तो हमारे बच्चों को तो कोई विशेष लाभ मिलेगा नहीं। तो शासन से ये है कि यदि आप शिक्षक अतिथि शिक्षक पढ़ा ले रहे हैं तो उनकी वेतन वृद्धि वेतन दिया जाए और बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाए हमारे बच्चों पर। मैडम, ये देखा गया कि हर बार यही चीज़ आती है, यही बात आती है, उसके बावजूद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। शासन को हमारे समिति के माध्यम से भी और जिला पंचायत के हमेशा जब भी बैठक होती है सामान्य प्रशासन की, तो उस पर भी इस बात को रखा जाता है और मांगते मांगते मुझे लगता है हमारे कार्यकाल का ये समाप्ति की ओर है। आज नवंबर चल रहा है, मुझे लगता है दिसंबर ही है, फिर उसके बाद तो आचार संहिता लग गया है। देखिए, पर हमारा काम है कि शासन के कान पे नकेल डालना, सुने चाहे ना सुने, हमको बार बार मांगना। कभी न कभी तो सरकार सुनेगी और हमारी इन समस्याओं का समाधान जरूर करेगी। ऐसा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए उपलब्ध कराया गया छात्रावास की हालत काफी दयनीय हो चुकी है, जिसकी मरम्मत के लिए अन्य व्यवस्थाओं पर डाइट प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर छात्रों में रोष व्याप्त है। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान छात्रों ने बताया कि छात्रावास में वर्तमान में 27 से अधिक छात्र रह रहे हैं, लेकिन इस छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से छात्रावास में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। कोई सुविधा नहीं है सर, कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ न बेड है, न पंखे है, न पानी नीचे से लाया जाता है। वहाँ के जो लेट बाथरूम भी है, पूरे गंदगी है पूरी उसमें। कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि वे आके एक बार निरीक्षण करें, वहाँ आके देखें कि वहाँ का क्या हाल है, क्या स्थिति है। बहुत ही यानी छत पूरी टपकती है बरसातों के दिनों में। ऐसा हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो
पूरा हालत ख़राब है। ऐसा लगता है कि सीमेंट जो गिरती है पूरी अंदर, कभी ऐसा लगे कि ऊपर से किसी ने धक्का मारा तो पूरी गिर ही जाना है। यानी हमारी बहुत। बैयर थाना अंतर्गत ग्राम रामाटोला में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से बेरहमी पूर्वक मारकर हत्या कर दी। घटना 12 नवंबर की रात को घरेलू विवाद के चलते हुई। जानकारी के अनुसार घटना के समय दोनों पति पत्नी शराब पिए हुए थे। 13 नवंबर को सूचना मिलते ही बैयर थाना प्रभारी उमेश मार्को हमरा स्टाफ के साथ रामाटोला पहुंचे और मृतिका सुखबती पति महासिंह बैगा 29 वर्ष की लाश बरामद कर जांच शुरू की गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। बाल दिवस को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और तमाम शैक्षणिक संस्थानों में बाल दिवस मनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में शासन के निर्देशों के तहत बाल दिवस के अवसर पर तमाम शिक्षकों को शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए जाएंगे। इस संदर्भ में डाइट प्राथमिक शाला के शिक्षक महेंद्र नामदेव ने बताया कि बाल दिवस को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और बच्चों के द्वारा भी इस दिवस को मनाने के लिए व्यापक तैयारी की गई है। गुरुवार को बाल दिवस के अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति बच्चों के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा निबंध, लेखन, गायन सहित अन्य विधाओं में भी बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे। बच्चों को हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी स्कूल के माध्यम से करवा रहे हैं और उसके अलावा खेलकूद भी रखा है हम लोगों ने बच्चों के लिए। और कल हम लोग बच्चों को सिविल ड्रेस में भी बुलवाया है। जो बच्चा स्कूल ड्रेस में पहन आ सकता है स्कूल ड्रेस में भी आवे और सिविल ड्रेस भी हम लोग से कोई बाध्यता नहीं रखा है कल के लिए। वारासुरी नगर में स्थित ब्लॉक नगर कांग्रेस कमेटी जनसंपर्क कार्यालय में 13 नवंबर को बीते महीने पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव और पार्षद संदीप मिश्रा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थामा था। आज उनकी घर वापसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भोजेश पटले दाऊद मंसूरी के समक्ष हुई, जिसके बाद क्षेत्रीय राजनीति गर्मा गई। वहीं राजनीति में अच्छी पैठ रखने वाले लोग इसे सामान्य घटना मानकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि राजनीति में आना जाना होता रहता है, सभी स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में गए हुए मुझे 3 महीने 18 तारीख को होते, परंतु मात्र 3 महीने के अल्प समय में ही मेरे द्वारा वहाँ महसूस किया गया कि वहाँ मेरे जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं की जो कदर या सम्मान होना चाहिए नहीं है। और वहाँ चूँकि भयंकर गुटबाजी है और कानाफूसी चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में मैंने पुनः निर्णय लिया कि मैं चूँकि 12 साल की उम्र से कांग्रेस पार्टी में रहा और मेरा परिवार भी कांग्रेस में रहा है, तो पुनः हम अपने साथियों के साथ जिनने हमने साथ में भाजपा ज्वाइन किए थे उन्होंने आज पुनः हमारे नेता आदरणीय गुड्डा भैया के नेतृत्व में चूँकि 12 साल की उम्र से उनके साथ हम रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम पुनः हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, यानी जो सोच लेकर आप भाजपा में गए थे क्या वो सोच पूरी नहीं हुई? नहीं, वहाँ पर सोच का नहीं है। वहाँ सिर्फ चंद जो लोग हैं 2-3-4 लोग उनके कहने पर जो वहाँ के नेता हैं मुखिया हैं वो उनके कहने पे चलते हैं और वहाँ पर किसी की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेस को जानकारी देते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भोजेश पटले ने भाजपा पर आरोप लगाया कि एकला चलो की राजनीति करती है भाजपा और जितने नेता है उतने गुट है। होता है परिवार में बर्तन जब एक साथ रहते तो आपस में टकराहट होती तो खटखटाहट होती है, तो उसी प्रकार से थोड़ा बहुत मनभेद के कारण ये पार्टी छोड़ के चले गए थे। लेकिन उन्होंने लगभग 3 महीने के अंतराल में उन्होंने मेरी लगातार पार्टी के बाहर जाने के बाद भी जब वो बीजेपी में चले गए थे तब भी मेरे पारिवारिक संबंध रहे, तो हमेशा बातचीत होती थी। वो बहुत घुटन महसूस करते थे। वहाँ कांग्रेस सभी को साथ लेके, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे पैसे वाला हो, सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करने की जो प्रथा आज हमारे गुड्डा भैया के नेतृत्व में हम लोगों के बीच में रही है, वो बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही। तो अक्सर करके जब भी हमारी इनसे बात होती थी तो हमेशा संदीप भाई यही कहा करते थे कि भैया जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ पर भाईचारा है, सद्भाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर सब एकला चलो वाली कहानी। इसलिए बोले मैं बहुत घुटन महसूस करता हूँ, चाहे हमारे क्षेत्र के बहुत सारे हमारे साथी लोग थे, उन लोगों ने उनको गाइड किया कि सभी लोग ने बोला कि संदीप भाई फिर से वापसी हो जाओ, और उनको भी लगा कि कांग्रेस जैसी पार्टी और यहाँ का जो वाराणसी के कांग्रेस का और गुड्डा भैया का जो नेतृत्व है वैसा नेतृत्व कहीं नहीं है, इसलिए वो फिर से कांग्रेस में। कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार कर तथाकथित अधिवक्ता सागर मिश्रा और उसके मामा अधिवक्ता राजेश पाठक को विधान विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया।
आपको बता दें कि बालाघाट निवासी एक महिला द्वारा मंगलवार को सागर मिश्रा के विरुद्ध दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा तथाकथित अधिवक्ता और उसके मामा के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड में 13 नवंबर को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का उसके पति से तलाक का केस चल रहा है। इस दौरान महिला की अधिवक्ता राजेश पाठक के माध्यम से तथाकथित अधिवक्ता सागर मिश्रा, जो कि अधिवक्ता राजेश पाठक का रिश्ते में भांजा है, से पहचान हो गई थी। इस दौरान केस में मदद करने के दौरान दोनों के बीच नजदीकी हो गई और आरोपी द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत रजी गांव में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 4 युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 12 नवंबर की शाम को संदीप, अभय और निखिल मोटरसाइकिल पर सवार होकर महाराष्ट्र स्थित कोरनी से रजी गांव आ रहे थे। इसी दौरान रजी गांव में हॉस्पिटल चौक में सुदामा मोटरसाइकिल से गोंदिया की ओर जा रहा था। तब दोनों मोटरसाइकिल चालकों के बीच आपस में टक्कर हो गई। इस दौरान दोनों मोटरसाइकिल में सवार 4 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपाली में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले श्री राम बालाजी मेला महोत्सव का प्रारंभ 12 नवंबर को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और जनपद पंचायत वारासिवनी के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किया गया। मेले में जिले के साथ ही पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पौराणिक परंपरा के अनुसार लोग यहां पहुंचकर पूजा अर्चना और अन्य कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल, जनपद अध्यक्ष वारासिवनी चिंतामन नागपुरे, रामपाली सरपंच वीणा शुक्ला, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी से और सरपंच ग्राम पंचायत रामपाली से निवेदन करूंगा। लालबना ग्राम पंचायत पांढरवानी अंतर्गत ग्राम रामजी टोला में स्थित अति प्राचीन तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 12 नवंबर को दिन रात के मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रातः 6 बजे से श्रद्धालुओं द्वारा अपनी अपनी मन्नत के अनुसार पूजन अर्चन किया और प्रातः 11 बजे से सत्यनारायण भगवान की कथा का वाचन कर अनुष्ठान के बाद भगवान बालाजी का अभिषेक कराया गया। सामूहिक रूप से पारंपरिक तौर पर टिपुर जलाए। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया, साथ ही मेले का लुत्फ मेरे को बोला जा प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में टिपुर का कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम सुबह से चालू होकर के रात्रि के 9-10 बजे तक के चलते रहता है। कार्यक्रम सुबह पंचेश्वर परिवार के द्वारा सामूहिक रूप से भंडारा का कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद में हवन का कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम हवन के समाप्त होने के बाद में सामूहिक कथा पूजन का कार्यक्रम होता है। कथा पूजन के बाद टिपुर का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। टिपुर का कार्यक्रम 8 बजे टिपुर जलने के बाद में 10:30 बजे तक चढ़ोतरी और
लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत रामपुरी में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 12 नवंबर को रात दिन के मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों के रात्रिकालीन मनोरंजन हेतु दुय्यम डंडार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम डंडार मंडल भटेरा व शिव शक्ति डंडार मंडल खोंगा टोला के शायरों ने साथी कलाकारों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में मनमोहक प्रस्तुतियां दी। यह कार्यक्रम सुबह तक चलता रहा, जिसमें भारी संख्या में उपस्थित दर्शकों द्वारा डंडार कार्यक्रम व मेले का लुत्फ उठाया गया। लालबर्रा बालाघाट राज्य मार्ग क्रमांक 26 में ग्राम गर्रा से लेकर कंजई तक ग्रामीणों व राहगीरों के लिए खतरनाक साबित हो रही सड़क का ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण विभाग के द्वारा पैच वर्क प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके बाद अब वाहन चालकों, राहगीरों, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को आवाजाही में सहूलियत होगी। साथ ही प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। क्षेत्रीय दौरे पर निकली पद्मेश की टीम ने पाया कि मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बिरसोला के समीप मार्ग में निर्मित गड्ढों एवं खराब सड़क में विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से डामरीकरण कर पैचवर्क किया जा रहा है। ये कब से चल रहा है आपका ये काम? 9 तारीख से। अभी कहाँ तक हो गए पूरा? अभी यहीं तक नहीं, और कहाँ तक करने वाले हैं आप लोग? सिवनी तक होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग काम में? काम में क्या है, पेच वर्क कर रहे हैं। जो गड्ढे हो गए उनको। वारासोनी थाने के ग्राम गर्रा में साले टोला रोड में मोटरसाइकिल की ठोकर से गंभीर व्यक्ति रमेश बसंतराव नेवारी 50 वर्ष गर्रा निवासी की मौत हो गई। 2 दिन पहले यह व्यक्ति सामान लेने अपने घर से पैदल दुकान जा रहा था, तभी साले टोला की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे ठोस मार दिया था। गंभीर रूप से घायल रमेश नेवारी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी 12 नवंबर की शाम उपचार के दौरान मौत हो गई। सर्वर में परेशानी के कारण बीते कई दिनों से राशन दुकान से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस मामले में पद्मेश न्यूज की टीम ने उपभोक्ताओं और राशन दुकान के सेल्समैन से चर्चा की तो सबने एक स्वर में कहा कि तकनीक तो सुविधा भी है और सर्वर के खराब होने पर परेशानी भी। राशन नहीं, क्या परेशानी जा रही है अभी यहाँ पे? सर्वर नहीं मिल रहा। कब से आया है तो आप? करीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। तो उम्मीद है कि नहीं आपको? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, कितने देर से खड़े हो यहाँ पे? अभी समथिंग होने लग गया, आधा घंटा। क्या लेने के लिए आए थे? राशन लेने। तो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना, सर्वर ही नहीं चल पा रहा। क्यों, ऐसी हर बार ऐसी परेशानी होती क्या? नहीं, ये आज पहली बार हो रही है, इसके पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अभी जब भी अपन आए हैं तो लेकर ही गए हैं। राशन दुकान के सेल्समैन अशोक सिंह बैस बताते हैं कि यहाँ परेशानी कई दिनों से चली आ रही है, इस कारण राशन वितरण करने में बहुत अधिक दिक्कतें जा रही है। सर्वर अभी लगभग 1 घंटा हो गया। ये भी जानकारी लेके थी, मिनिमम 1 सप्ताह पहले भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी। कल नहीं थी सर्वर की समस्या, है ना। 2 दिन पहले लगातार 3 दिन तक, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन तक लगातार सर्वर बैठा हुआ था, पूरा एक भी काम नहीं हुआ। अच्छा, प्रतिदिन कितने लोगों को आप राशन देते थे? लगभग 70 के करीब। और अभी जैसे सर्वर डाउन है तो कितने लोगों को देते? अभी मुश्किल से 15 लोगों को दिए। तो ये आप लोग कभी इसके बारे में बताते नहीं क्या अधिकारी? नहीं, हम लोग क्या है तुरंत ही व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं। ग्रुप है ना PDS का, तो उसमें हम खींचे फोटो और डाल देते हैं, सूचना भेज देते तत्काल। कटंगी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जरामोगांव में श्री कृष्ण मंदिर के निकट बीते कई वर्षों से भव्य कार्तिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 12 नवंबर को रात्रि में टिपुर जलने के साथ हो गई। मीडिया प्रभारी छवि कुमार मरठे ने बताया कि जरामोगांव में 12 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव मेला की शुरुआत हो गई। भव्य मेले में प्रतिवर्ष जिले और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से दर्शन करने के लिए यहाँ अनेक श्रद्धालुगण पहुँचते हैं। मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र स्थित भगवान राधे कृष्ण का मंदिर होता है। वहीं इस बार भी श्री कृष्ण मेला उत्सव समिति ने मेले का आयोजन को भव्य स्वरूप प्रदान किया है। बेहद न्यायालय के न्यायाधीश पंकज सविता द्वारा लाइनमैन मिश्रीलाल उइके निवासी खिरसाड़ी थाना गढ़ी द्वारा 2 वर्ष का कारावास और 2000 के दंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार 28 जून 2015 को मृतक राकेश अपने पिता के साथ खेत में बोने का काम कर रहा था। इस दौरान अचानक पेड़ पर नीचे झूलते बिजली के तार के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले पर बिजली विभाग के कर्मचारी लाइनमैन के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई और 2 वर्ष के कारावास के दंड से दंडित किया गया। कृषि विभाग और विपणन संघ के द्वारा प्रदेश के किसानों को धान के उचित फसल का लाभ दिलाए जाने के लिए एग्री ऐप बनाया गया। इसके जिले के किसानों को जानकारी तक नहीं है।
एंड्रॉयड मोबाइल और ना ही नेट की सुविधा, ना ही किसी अधिकारी ने इस विषय में जानकारी दी। ऐसे में किसान तो यही कहते हैं कि इस विषय में अगर जानकारी मिली भी तो किसी काम की नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा कौन। अभी विभाग द्वारा धान खरीदी की दाम और रेट को लेकर एक ऐप निकाला गया है, जिसमें आप जाकर उससे पता कर सकते हैं कि धान की खरीद क्या रेट चल रही है। तो ऐसी कोई जानकारी आपको विभाग ने दिया है क्या? अपने को कोई जानकारी नहीं, पंजीकरण करवाओ कह दिए तो करवा ली है बस। कोई जानकारी किसी भी यहाँ पर आपके यहाँ पर कृषि के कोई अधिकारी होंगे, आते होंगे, तो उनके द्वारा कोई जानकारी दी गई क्या? नहीं। क्या आप लोग नहीं बताए हमको? कुछ भी नहीं बताया। आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है क्या? नहीं, टचिंग वाला नहीं है, छोटा वाला है। तो अगर जानकारी दी भी गई तो आपके पास मोबाइल जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन छोटा मोबाइल है तो आप इससे देख भी नहीं सकते। नहीं। ऐसी समस्या है। एक अन्य कृषक रूपलाल माहौले से जब हमने जानकारी ली कि क्या उन्होंने धान की बिक्री के लिए पंजीयन करवा लिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें एंड्रॉयड मोबाइल पर चलने वाली किसी एग्री बिजनेस ऐप के विषय में जानकारी दी गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है क्या, जिससे आप देख सकते? एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। नहीं, आपकी क्या मांग है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जब आपने ऐसी बराबर जानकारी के लिए तो बराबर देना चाहिए। तो ये मान सकते हैं कि अधिकांश तक किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। हमने कुछ ऐसे युवा कृषकों से भी बात की जो आज के दौर में एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा कोई भी ऐप है नहीं तो वह डाउनलोड कर लेते और अन्य किसानों को इसकी जानकारी भी देते। एक एग्री ऐप पैकेज निकाला गया जिसमें किसान द्वारा धान बिक्री की जा सकती है समर्थन मूल्य पर। क्या इसकी जानकारी आपको है? नहीं, इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो आपके यहाँ पर जो अधिकारी, संबंधित कृषि अधिकारी, इनके द्वारा क्या बताया गया है क्या ऐसा कुछ? किसी भी अधिकारी या ग्राम सेवक जो होते हैं, किसी ने कोई घोषणा नहीं किया है, ना ही सरकार द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया है। जो क्या चाहते हैं आप, सरकार को क्या करना चाहिए था इस पे? प्रचार प्रसार करना चाहिए था। जो भी किसान अधिकारी, संबंधित अधिकारी जो रहते हैं, उनको बताना चाहिए था। अभी तो किसी 10% किसानों को भी ये पता नहीं है कि आपका धान एक फ़ोटो के साथ जाके उसका रेट आ जाएगा। ऐसा किसी को कुछ पता नहीं सकता है। इस ऐप की जानकारी किसी को भी नहीं है। नहीं सर। चलिए आपको एग्री ऐप के विषय में विपणन अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी बताते हैं। सर, सबसे पहले इसमें ये बात है कि किसान को आज की डेट में उनका उचित मूल्य दिखाना एक चुनौती है। आज हर जगह किसान के साथ ये चीज़ आती है कि जो उपज उगाते हैं उसका सही मूल्य उस श्रेणी में उसको नहीं मिल पाता। इसके लिए विपणन संघ ने एक सेंट्रल स्तर पे, भोपाल स्तर पे एक नवाचार के रूप में किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए एग्री व्यापार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत किसान डायरेक्ट स्वयं मोबाइल के थ्रू किसी भी इंटरनेट जहां कनेक्टिविटी है सिस्टम के थ्रू जुड़ सकता है। किसान अपना पंजीयन कराएगा स्वयं, किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सरल है। नाम, नंबर, आधार कार्ड नंबर और बैंक की डिटेल, इसके अलावा कोई भी चीज़ उसमें नहीं मांगेगी। उसका अपना एक लॉगिन होगा, जो लॉगिन उसका आधार कार्ड नंबर होगा, आधार नंबर। दूसरा, उसका जो पासवर्ड होगा, किसान अपना पासवर्ड स्वयं करेगा। किसान का रजिस्ट्रेशन होने के बाद सिंपल सी प्रोसीजर है, वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी उपज को डायरेक्ट उस ऐप के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, ऑफर कर सकता है कि मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास धान की किस्में है। बालाघाट जिला धान का काफ़ी सर्वाधिक उत्पादक जिला है। मेरे पास धान की ये विभिन्न प्रकार की किस्में हैं और इन किस्मों को मैं इतनी अपनी उपज के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी प्रकार कई जगह आपका गेहूँ है, चना, मसूर, सरसों, मूंग, उड़द, तुअर, मक्का इत्यादि जो फसलें हैं, तो एक मात्रा में वो अपनी उपज को ऑफ़र करेगा। ऑफ़र करने के बाद वो सीधा अपने एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे जाएगा। ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे जाने पे जो अपने ऑल ओवर मध्य प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया, कुछ फॉरेन के भी अपने जो बायर्स हैं वो डायरेक्ट बायर रजिस्टर हैं। बायर्स अपनी बिडिंग करेंगे। बिडिंग की प्रोसेस एक निश्चित समय के लिए होगी और बिडिंग के पश्चात सीधा जो अपने बायर्स हैं वो डायरेक्ट संपर्क करेंगे संबंधित ब्लॉक के किसानों से और वहाँ पे जो हमारी मार्केटिंग सोसाइटी है वो संग्रहण केंद्र होंगी और मार्केटिंग सोसाइटी के थ्रू अपना सीधा जो जितने भी अपने बायर्स हैं वो जाएंगे, अपना माल वहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे, माल की अपनी पैकिंग करके, बैगिंग करके और सीधे माल ले जाएंगे। इसके लिए जो सारी प्रोसेस की गई है वो ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई इसमें मीडिएटर या माध्यम नहीं है और जो पेमेंट है वो सीधे किसानों के खाते में ही जाएगा। प्रदेश में फैली नकली खाद बीज के रैकेट को खत्म करने के लिए सरकार बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। इसके लिए उन्होंने दो टूक शब्दों में सभी जिला उप संचालक कृषि को निर्देश दिए गए हैं कि 15 नवंबर से हर स्थिति में खाद बीज में हो रही मिलावट अमानक पर कार्रवाई करना है।
खरीफ की फसल में अमानक के नाम पर किसानों के साथ धोखा खा चुकी प्रदेश सरकार रबी की फसल को पूरी तरह से बचाने की तैयारी में लगी हुई। आपको बता दें कि बीते दिनों ही अमानक स्तर के खाद बीज बेचने वाली 161 कंपनियों पर बैन किया गया है। ऐसा नहीं है कि बालाघाट जिले के भीतर अमानक खाद बीज का व्यापार नहीं हो रहा है। इस बात की बानगी बीते दिनों पद्मेश न्यूज ने दिखाई थी, जब जिला मुख्यालय से लगे हुए बगदर्रा, कोसमी, नेत्रा, लिंगा, गोंगलई में ही करीब 200 एकड़ पर लगी धान की फसल कीटनाशक के पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के बाद भी खराब हो गई। कृषक आरोप लगाते रहे कि बाजार में अमानक स्तर का खाद बीज दिख रहा है, लेकिन कृषि विभाग ने कार्रवाई नहीं की। नतीजा फसल बर्बाद और कृषक भी परेशान। पूर्व की तरह कृषि विभाग के उप संचालक एससी गौर जानकारी देते हैं कि उनके द्वारा लगातार अमानक खाद बीज के कार्रवाई के लिए टीम बनाकर निरीक्षण किया गया। शासन के आदेश के अनुसार 15 नवंबर से भी दोबारा निरीक्षण शुरू की जाएगी। शहर के कालीपुतली स्थित उद्यान में चौपाटी बनाए जाने की योजना में और अधिक विलंब नहीं होगा। बुधवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने निर्माणाधीन चौपाटी का निरीक्षण किया। इस दौरान चर्चा में बताया कि 30 नवंबर तक चौपाटी के लिए बनने वाली दुकान की बिक्री और वितरण शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद चौपाटी के भीतर अन्य कार्य तेजी से पूर्ण करवा लिए जाएंगे। भाई तुम्हारी 9-3 हो गई बाढ़ कौन पर आ रहे हैं तो मालिक को लगा यही चल रही, तो क्लेम रखेंगे तो उसमें प्रेशर रहेगा, उसको कहने कि यार मेरे को पानी नहीं मिला गाय वाला बराबर है। और 25 चल गया 25 से ऊपर रहा हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जो बेसिक वर्क था वो सिविल वर्क था, वो कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब जो कार्य है वो जो फिटिंग्स का है, फिटमेंट्स हैं जो कि बनाए जा चुके हैं, कुछ दिनों में आकर के वो लगा दिए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि अगले 30 तारीख तक ये शेप में आ जाएगा। नवंबर खत्म होने से पहले इसका उद्घाटन कर दिया जाए। दुकानों के आवंटन में जो नियम है वो ये है कि जो लोग यहाँ पहले से स्थापित थे उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद ये दुकानें बचती हैं तो ओपन नीलामी दी। चूँकि ये चौपाटी हम लोग बना रहे हैं तो वो व्यवसाय जो खाने से संबंधित व्यवसाय जो करें तो उनको हम लोग पहले देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। वारासिवनी रामपायली मार्ग पर स्थित मिश्रा नगर के पास मेन रोड पर 13 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे रोड एक्सीडेंट में विनोद घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल नगर निवासी विनोद पिता टेकचंद चौधरी अपनी बाइक से सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रहा था, जो रामपायली से वारासिवनी की ओर जा रहे थे और मिश्रा नगर बाईपास टर्निंग काट रहा था। तभी रामपायली से वारासिवनी की ओर से आ रही कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर विनोद की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे विनोद घायल हो गया, जिस पर राहगीरों व वार्डवासियों के द्वारा तत्काल डायल 100 को सूचना दी गई, जिसे डायल 100 की मदद से वारासिवनी सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वारासिवनी के रहने वाले हैं अपने हिमाचल नगर के, ये इधर मार्केट तरफ आ रहे थे तो इन 2 व्हीलर से थे, मोटरसाइकिल से, तो उधर से रामपायली तरफ से आ रही 4 व्हीलर गाड़ी में ठोस मारना बता रहे हैं और इनको 100 नंबर से इलाज हेतु यहाँ लाके भर्ती करा गए। साफ से अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी बयान लिए जाएंगे, उसके बाद में एफआईआर की जाएगी। जिले के तिरोड़ी थाना के अंतर्गत ग्राम सीतापठोर समीप जंगल मैग्नीज की पुरानी खदान में एक महिला की लाश बरामद की गई। मृतिका की शिनाख्त वर्षापति परमेश्वर ठाकरे 34 वर्ष ग्राम डोंगरगांव थाना वारासिवनी निवासी के नाम से की गई। जानकारी के अनुसार महिला 6 नवंबर से लापता थी। परिजनों के द्वारा तलाश की जा रही थी। वहीं थाने में उसके गुम होने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। 13 नवंबर को महगेपार सुकली रोड सीतापठोर के समीप जंगल के मैग्नीज की पुरानी खदान के पास पानी में उतराते हुए उसकी लाश देखी गई, जिसकी पहचान उक्त महिला के नाम से की गई। महिला की किन परिस्थितियों में मौत हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बालाघाट की न्यायालय ने लोक सेवक लाइनमैन से मारपीट के आरोप में आरोपी छोटू उर्फ उमेश मंगे निवासी बघौली थाना भरवेली को 3 माह के सश्रम कारावास और 500 रुपए के दंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि फरियादी कोडूराम ने भरवेली थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बिजली विभाग में
सहायक लाइनमैन के पद पर आंवलेझरी में पदस्थ है। इस दौरान 7 अगस्त 2014 को 25 kV ट्रांसफार्मर के सुधार कार्य चल रहा था। तभी बघोली निवासी छोटू आया और उससे घर पर लाइट काट दिए जाने के बात को लेकर अश्लील गाली देने लगा। इस मामले की शिकायत पर न्यायालय द्वारा आरोपी छोटू को 3 माह का कारावास से दंडित किया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने लगाई परिसीमन पर रोक, आपत्ति दर्ज करवाने वाले पार्षदों में हर्ष। महिला से दुष्कर्म की शिकायत पर अधिवक्ता और तथाकथित अधिवक्ता पहुंचे जेल। 7 दिन से लापता महिला का मिला मैग्नीज खदान में शव, तिरौड़ी के सीता पटोर की घटना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर के अलग अलग स्थानों पर शुरू हुआ मेला, रामपायले मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। शहर में भूमि पूजन बना मजाक, 1 वर्ष में आधा दर्जन से अधिक सड़कों का भूमि पूजन नहीं हुआ शुरू का। नगर पालिका परिषद वारासिवनी के पार्षद संदीप मिश्रा का 3 महीने में भाजपा से हुआ मोह भंग, कांग्रेस में फिर हुए शामिल। पति पत्नी के बीच हुआ विवाद, पति ने कर दी पत्नी की हत्या, बैहर के रामाटोला की घटना। एग्री ऐप मैदान में हो गया फेल, किसानों के पास नहीं एंड्रॉयड मोबाइल और ना ही नेट की सुविधा। डाइट के छात्रावास में गंदगी का अंबार, छात्रों ने लगाया प्रबंधन पर आरोप। और सोसाइटी में हर स्थिति में मिले खाद, कलेक्टर दीपक आर्य ने दिया निर्देश, परसवाड़ा के किसानों की शिकायत पर हुआ अमल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।